Welcome to the channel दोस्तों, and today's topic is thermal overload relay, and we will discuss definition, uses, types, construction, parts, etc. selection criteria. So दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको बाई मेटेलिक रिले से रिलेटेड कोई भी क्वेरी पेंडिंग नहीं रहेगी. सो दोस्तों, किसी भी इंडस्ट्री में मोटर्स एक मेजर रोल प्ले करते हैं और इनका अपना एक एफएलसी होता है. एफएलसी बोले तो फुल लोड करंट. इससे ज़्यादा यदि इससे करंट फ्लो होता है तो ये एक्सेसिव हीट जनरेट करता है और इसका इंसुलेशन डैमेज हो जाता है. तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपन जो डिवाइस काम में लेते हैं उनको बोलते हैं ओवरलोड रिले, विच प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ओवरलोडिंग. तो मोटर के लिए जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं कि ये 3 फेज सप्लाई, ये 3 जो RYB फेजेस हो गए. उसके बाद में ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है उसको एक कॉन्ट्रैक्टर मान लेते हैं. उसके बाद में मेरा ये एक थर्मल ओवरलोड रिले लगा हुआ है जिसकी ये 3 स्ट्रिप्स हो गई, ये RYB 3 फेजेस हो गए और इसके ये आउटपुट्स हो गए जो कि मोटर में जा रहे हैं. तो इन केस यदि मोटर का FLC है उससे ज़्यादा करंट यदि ड्रॉ करता है ये, तो उस केस में ये इसमें फॉल्ट जनरेट होगा और हीट खाएगी और मोटर मेरा जल जाएगा. तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं इस रिले डिवाइस को काम में लेते हैं. ये रिले क्या करता है कि सेंस करता है कि मोटर ज़्यादा करंट ड्रॉ कर रही है. उस केस में ये कॉन्ट्रैक्टर के को कमांड देके कॉन्ट्रैक्टर को डिस्कनेक्ट कर लेता है. तो रिले का काम है कि ये सेंस करता है फॉल्ट को, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्टर को कमांड देता है और सर्किट को आइसोलेट कर लेता है. सो दोस्तों, अपन अब डिस्कस करेंगे कि यूजेस क्या क्या होते हैं, ओवरलोड रिले के यूजेस क्या क्या होते हैं. जैसा कि नाम बता रहा है, एक तो ओवरलोड. ओवरलोड मतलब क्या है कि यदि मेरा मोटर, इसका वेयरिंग जाम हो गया है, इसका रोटर ब्लॉक हो गया है, इससे जो कनेक्टेड मेरा ड्राइव एंड पे जो इक्विपमेंट है वो उसको चलने नहीं दे रहा है या इसको एक्सेसिव लोड लेने पे मजबूर कर रहा है, उस केस में ओवरलोड होगा तो ये रिले ट्रिप कर देगा. एक होगा सिंगल फेजिंग. सिंगल फेजिंग या इसको फेज लॉस भी बोलते हैं. सपोज करो ये मेरा एक फेज आ रहा है, यदि वो एक भी फेज इसमें से डिस्कनेक्ट हो जाता है उस केस में भी मेरा बाईमेटेलिक रिले सेंस कर लेगा, क्योंकि बाकी दोनों जो फेजेस है उसमें करंट बढ़ जाएगा. तीसरा इम्बेलेंस. यदि मेरा किसी भी फेज में इम्बेलेंस करंट फ्लो होता है, तीनों फेज में इम्बेलेंस होता है, तो उस केस में भी ये मेरा रिले ऑपरेट कर लेगा. तो बेसिकली ओवरलोड रिले दोस्तों किस किस टाइप्स के होते हैं जो अपन यूज में लेते हैं. एक थर्मल रिले होता है जिसका प्रिंसिपल ये होता है कि वो थर्मल मतलब हीटिंग पे काम करता है. बाई मेटेलिक रिले होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिले होता है. बाई मेटेलिक रिले बोलेंगे तो जिसमें बाई मेटेलिक स्ट्रिप काम में लेते हैं. इलेक्ट्रॉनिक रिलेज वो होते हैं दोस्तों जिसमें मैं PTC, इलेक्ट्रॉनिक रिलेज में PTC काम में लिया जाता है, जैसे कि फ्रीज वगैरह में आपने देखा होगा. सॉलिड स्टेट रिलेज ये MUP माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिलेज रहते हैं. इसमें ट्राइक डाइक और ये काम आता है. तो दोस्तों, जो बाईमेटेलिक रिले और जो मैं सॉलिड स्टेट रिले की बात करूंगा, तो सॉलिड स्टेट रिले है उनकी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी ज़्यादा रहेगी और बार बार ये हीटिंग एलिमेंट हीटिंग नहीं होगा, तो इसमें ये इसकी लाइफ भी ज़्यादा रहेगी. और सिटी बेस्ड रिले भी होते हैं. तो ये तो हो गया डिफरेंस. तो अपन जो डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में है वो बाई मेटेलिक रिले. ओके, तो इसका कंस्ट्रक्शन का जो प्रिंसिपल ये है कि जो मेरा इलेक्ट्रोथर्मल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोथर्मल प्रॉपर्टी क्या होती है वो अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करने की कोशिश की है कि ये दो डिसिमिलर मेटल्स हैं. एक का जो हीटिंग कोफिशिएंट है वो ज़्यादा है और एक का कम है. उस केस में क्या होगा, यदि इसके अंदर से करंट फ्लो होगी और इसका इस तरह से सेट किया जाता है, अरेंजमेंट किया जाता है. यहाँ पे दोस्तों ये 3 बाईमेटेलिक स्ट्रिप्स होती है ये. तो यदि इसमें एक पर्टिकुलर करंट से ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो जिसका भी हीटिंग कोफिशिएंट दोनों का अलग अलग है, तो एक ब्लेड है या एक स्ट्रिप है जो मुड़ेगी तो ये सर्किट को ट्रिपिंग कमांड देगी और सर्किट ट्रिप हो जाएगा. और इसको अपन सेट करके जो ट्रिपिंग की करंट है और जो टाइमिंग है वो अपन वेरी कर सकते हैं. सॉरी दोस्तों, टाइमिंग वेरी नहीं कर सकते, अपन करंट वेरी कर सकते हैं. ओके, तो अब अपन डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो जो रिले में काम आते हैं. तो दोस्तों, जैसे कि अपन इस रिले में जो देख पा रहे हैं, अपन आगे भी डिस्कस करेंगे. तो ये जो पार्ट्स हैं, ये मेरा RYB 3 टर्मिनल है जिसको L1 L2 L3 से बताते हैं. उसके बाद में ये 1 2 जो है सेकंड टर्मिनल मेरा T1 T2 T3 है, ये मेरा आउटपुट है और ये मेरा जनरली मोटर्स को जाता है. ठीक है,
इसके ऊपर दो स्विचेस हैं, एक तो ग्रीन कलर का आप जो देख रहे हैं इसको स्टार्ट बटन बोलते हैं, और जो एक रेड कलर का दिख रहे हैं इसको ऑफ बटन या रिसेट बटन भी बोलते हैं। ये एक डायल है, इस डायल से अपन जो करंट की सेटिंग है, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि 6 to 10 एम्पियर तक मैं इसको सेट कर सकता हूँ, मतलब कि ये इसका ऑपरेटिंग रेंज है। इसमें जिस भी नॉब पे अपन सेट करते हैं स्क्रू ड्राइवर से, उस पे ये ट्रिप करेगी। और ये एक दोस्तों एक की है जिसको बोलते हैं ऑटो मैनुअल स्विच, AMS स्विच, जो यहाँ पे इस पोजीशन पे होता है। आगे जैसे जैसे पार्ट्स आएंगे अपन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि अपन देख पा रहे हैं इसके अंदर एक ये रेटिंग है, फ्यूज रेटिंग भी लिखा रहता है रिलेज के ऊपर कि ये कौन सा फ्यूज रेटिंग इसको मैक्सिमम अलाउ कर सकते हैं या इसके ऊपर अपन को रखना है। ओके दोस्तों, उसके बाद में एक ट्रिप स्विच भी होता है जो आगे आएगा तो अपन डिस्कस करेंगे। जो अपन ऑटो मैनुअल का स्विच कह रहे थे, यदि मैं इसको पुश करके यदि लेफ्ट साइड में रखता हूँ तो ये ऑटो में हो गया, और यदि इस साइड में रखते हैं तो ये मैनुअल में हो गया। इसके अंदर जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं दोस्तों वो होते हैं 95, 96, 94, 96 एंड 97, 98, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और ये मेरा कंफर्म करता है इस स्टैंडर्ड 60947-4-1। ओके, तो इसमें आप दोस्तों देख पा रहे हैं ये मेरे पावर कॉन्टेक्ट्स हो गए और ये मेरे कंट्रोल कॉन्टेक्ट्स हो गए। तो दोस्तों अपन एक एक जो पार्ट है उसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन देंगे। सबसे पहले तो इसका जो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है वो 95, 96 इस कॉन्टेक्ट को बोलते हैं ट्रिप कॉन्टेक्ट। 94, 96 कॉन्टेक्ट को बोलते हैं स्टार्ट कॉन्टेक्ट, और 97, 98 कॉन्टेक्ट को बोलते हैं अलार्म कॉन्टेक्ट। ओके दोस्तों, तो ये जैसे कि एक टेक्निकल डेटा शीट है मैं जो लेके आया हूँ, ये बताता है कि इसका वोल्टेज रेटिंग कितना है। तो 660 वोल्ट तक इसको अपन एलजी में काम में ले सकते हैं। उसके बाद में कितने के लग लगेंगे ये सब आपको ये डिटेल भी वहाँ पे अवेलेबल होती है दोस्तों। उसके बाद में क्या है कि मेरा एक IC स्टैंडर्ड होता है 60947, जो बताता है कि टाइप 1 टाइप 2 कोऑर्डिनेशन क्या होते हैं। मीन्स कि मैं किसी भी सर्किटरी में मोटर को यदि चलाना है तो मैं जो जो स्विच गियर्स काम में लेता हूँ, जैसे कि अपन ये रिले काम में ले रहे हैं और फ्यूज लेंगे अपन बैकअप में, तो इसका क्या क्या रेटिंग्स होना चाहिए ये अपन को गाइड करता है टाइप 2 कोऑर्डिनेशन, टाइप 1 कोऑर्डिनेशन। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास जो रिले है, अपन ने देखा ओवरलोड में हेल्प करता है, फेज फेलियर में हेल्प करता है, और ये इम्बेलेंस में हेल्प करता है। बट ये शॉर्ट सर्किट में मेरा रिले काम नहीं करता है। तो इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट मुझे बैकअप देना पड़ेगा, तो बैकअप फ्यूजेस लगाने होते हैं। और जनरली दोस्तों जो रिले की रेटिंग्स रहती है वो ऐसे रहती है 0.2 से 0.33 है, जैसे आप देख पा रहे हैं 6 to 10 है, इस तरह से रेटिंग रहती है। और ये एक जनरल गाइडलाइन है, इससे स्ट्रिक्ट नहीं रहना है, बट ये गाइडलाइन है कि मेरे कितने किलोवाट का मोटर है और उसका एक्सपेक्टेड या जो मेरा कैलकुलेटेड FLC है वो ये रहता है, बट ये वेरी कर सकता है। तो इसमें मुझे रिले सिलेक्शन कैसे करना है, तो इसके लिए ये टेबल है जो कि मेरे रिले के साथ ही जो डेटा शीट आती है उसमें रहती है। और सेम इसके साथ में मेरा फ्यूज बैकअप मुझे कितना देना है, मतलब कि मेरा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए मुझे फ्यूज कितने के लगाने हैं, ये भी गाइडलाइन इसमें दी होती है। जैसे कि अपना 6 से 10 का रिले है, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, ये देखो फ्यूज का सिंबल है और 32 एम्पियर मैक्स लिखा हुआ है। तो ये देखो 6 to 10 में यहाँ पे भी 32 मिली एम्पियर 32 एम्पियर लिखा हुआ है। ये मतलब अपन को फ्यूज का बेस 32 एम्पियर का फ्यूज अपन को इसके बैकअप में लगाना चाहिए। तो दोस्तों अपन देखते हैं कि रिले के जो जो पार्ट्स थे उसमें किस किस स्विच का क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो जैसे कि अपन ये ग्रीन स्विच देख रहे हैं, ये स्टार्ट स्विच है, और ये बेसिकली मेरा रिलेटेड है 94 और 96 कॉन्टेक्ट से। तो जैसे ही अपन इस ग्रीन वाले स्विच को प्रेस करते हैं तो ये 94, 96 जो कॉन्टेक्ट है वो दोस्तों अभी NO है जो NC हो जाता है। और इसको यदि अपन ऐसे ही मोटर में ड्राइंग में इस तरह सेलेक्ट करते हैं तो इससे अपन मोटर को स्टार्ट भी कर सकते हैं। एक और चीज ध्यान रखने की है दोस्तों, यदि मेरा रिले ट्रिप होता है और वो ऑटो में पड़ा है तो वो ऑटो में रीसेट हो जाता है एक सर्टेन टाइम के बाद। तो मेरा रिले यदि ऑटो में है और मैं इस बटन को दबाता हूँ तो मेरा मोटर है वो डायरेक्टली चल जाएगा। और यदि मेरा रिले मैनुअल में पड़ा है और मैं इस स्विच को दबाता हूँ ग्रीन वाले स्विच को, तो वो ऑटो में डायरेक्टली मोटर नहीं चलेगी, उसके लिए मुझे एक बार रेड बटन दबा के रिसेट करना पड़ेगा। दोस्तों एक और केस लेते हैं अपन। सपोज करो मेरा मोटर है वो एक्सेसिव करंट ड्रॉ कर रहा है और मेरा रिले, सपोज करो जो डायल था उसको मैंने 6 to 10 वाले में मैंने 7 एम्पियर पे सेट किया। तो 7 एम्पियर से ज़्यादा करंट जाएगी तो वो मेरा रिले ट्रिप हो जाएगा। और यदि मेरा रिले अभी ट्रिप पड़ा है, उस केस में मेरे सारे कॉन्टैक्ट, सपोज करो 95, 96 जो
ट्रिपिंग कॉन्टेक्ट है वो NC था तो NO हो जाएगा। सेम 97 98 कॉन्टेक्ट जो मेरा अलार्म कॉन्टेक्ट है वो NO था तो वो NC हो जाएगा जब मेरा रिले ट्रिप होता है। ये दोनों कॉन्टेक्ट मेरे चेंज ओवर हो जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, इस रिले को रिसेट करता हूँ। जैसे ही मैं रिले को रिसेट करता हूँ, मीन्स कि रिले रिसेट करने के लिए मुझे थोड़ी सी देर वेट करना पड़ेगा, जो कि सॉलिड स्टेट रिले या माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिले में नहीं करना पड़ता है, सिटी बेस्ड रिले में नहीं करना पड़ता है। पर इसमें बायोमेटेलिक रिले, बायोमेटेलिक स्ट्रिप है जो गर्म हो जाती है, तो उसको ठंडा होने के लिए हमको थोड़ी सी देर वेट करना होता है। थोड़ी देर वेट करने के बाद यदि मैं इस रेड वाले बटन को या रिसेट बटन को दबाता हूँ तो मेरा रिले रिसेट हो जाता है। मीन्स कि मेरा जो 95 96 का ओरिजिनल कॉन्टैक्ट है, मतलब NC, तो वो NC हो जाएगा और 97 98 कॉन्टैक्ट मेरा NO हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह मैंने रिले तो रिसेट कर लिया। बट एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसके बाद भी यदि इस रेड वाले या रिसेट बटन को दबाता हूँ तो उस केस में मेरा 95 96 कॉन्टैक्ट है वो तो NO हो जाएगा, बट 97 98 कॉन्टैक्ट जो है वो एज इट इज रहेगा। तो इससे मेरा जो रिले मैकेनिज्म है वो हेल्दी है या नहीं है वो चेक होता है इस पर्टिकुलर बटन से। उसके बाद में जैसे अपन ने देखा था कि ऑटो मैनुअल स्विच का भी प्रोविजन क्या है वो पता चल गया। अब एक स्विच आता है दोस्तों, ट्रिप टेस्ट स्विच। इसका मतलब ये है कि मैं इसको मैनुअली ट्रिप करा के चेक कर सकता हूँ कि रिले ओके है या नहीं है, मतलब ये मेरा ट्रिपिंग मैकेनिज्म ओके है या नहीं है वो बताता है। तो इस स्विच को अपन यदि लेफ्ट की ओर पुश करते हैं तो ये मेरा जो ट्रिपिंग इंडिकेशन, मतलब कि रिले को ट्रिप कर देता है। तो ये 95 96 कॉन्टैक्ट है उसको चेंज ओवर कर लेगा। ओके, तो दोस्तों एक चीज और ध्यान रखने की, यदि मेरा रिले ऑटो में है तो उस केस में यदि मैं इसको ट्रिप करता हूं तो ये वापस नॉर्मल हो जाएगा। बट यदि मैनुअल में है मेरा रिले और इसको मैं ट्रिप करता हूं तो मुझे वापस एक बार रिसेट करने की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों ये चारों कॉन्टेक्ट, तीनों कॉन्टेक्ट्स जो है वो मैंने यहाँ पे शो कर दिए हैं और ये क्या क्या काम में आते हैं ऐसे है। एक मैंने एक ड्यूअल सर्किट बनाया है तो जिससे अपन ये डिस्कस करेंगे कि मोटर कैसे चलती है और ये मेरा ओवरलोड रिले जो है वो इसमें कैसे काम आता है। तो दोस्तों ये जनरली फेज आ गया जो 110 वोल्ट का फेज मान लो, क्योंकि मेरी कॉन्टेक्टर की कॉइल है वो 110 की अपन कंसिडर करते हैं। ये फेज आ गया और ये 95 96 मेरा जो ओवरलोड रिले का NC कॉन्टेक्ट है, इसको सीरीज में लिया। उसके बाद में मैंने एक स्टॉप पुश बटन जो कि NC होता है जनरली, उसको लाइन में लिया सीरीज में, और एक स्टार्ट पुश बटन जिसको अपन ने सीरीज में लिया। ये स्टार्ट पुश बटन है जो NO होता है, और ये एक कॉन्टेक्टर की कॉइल है, जो कॉन्टेक्टर है उसकी कॉइल होती है, उसको जा रहा है कंट्रोल पार्ट को और ये न्यूट्रल से जुड़ जा रहा है। और अपन ने क्या किया, एक पैरेलल पाथ दे दिया इसी कॉन्टेक्टर का एक कॉन्टेक्ट जो कि NO है, जो इसके स्टार्ट बटन के पैरेलल में दे दिया। तो दोस्तों सर्किट कैसे बनेगा कि जैसे ही मेरा करंट पास होगा तो यहाँ पे आएगा, 95 96 NC है तो इससे पास होगा, यहाँ तक आएगा। अब मुझे यदि मोटर चलानी है इसमें इस पुश बटन को स्टार्ट प्रेस करता हूं तो ये सर्किट थ्रू हो गया और ये कॉइल मेरा होल्ड हो जाएगा। कॉइल जैसे ही होल्ड होता है इसका कॉन्टेक्ट K1 जो NO था वो NC हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा सर्किट का पाथ ये बन के ऐसा बन जाएगा जिससे मेरा कंटिन्यूअसली कॉन्टेक्टर लगा रहेगा और मेरी मोटर चलती रहेगी। तो ये मेरा कंट्रोल सर्किट बोलते हैं इसको। और कॉन्टेक्टर की जो पावर सर्किट है वो इसको लग जाएगा तो ये थ्रू ये पावर कॉन्टेक्टर के थ्रू पास होता रहेगा और मोटर चलती रहेगी। इसी कॉन्टेक्टर के अपने एक कॉन्टेक्ट और लिया दोस्तों जिसको ये NC लिया है। ये NC इसलिए लिया है ताकि मैं मोटर ऑफ है तो मैं इंडिकेशन दिखा सकूँ, ये इंडिकेशन है। और मोटर ऑन है तो इसके लिए मैंने इसके इसी का एक NO कॉन्टेक्ट ले लिया, जो यदि यदि कॉन्टेक्टर लग जाता है तो ये NO बता देगा, मतलब कि मोटर चल रही है। तो अपन जो 97 98 अलार्म कॉन्टेक्ट कहते हैं उसको कहाँ काम में लेंगे दोस्तों, तो रिले का जो 97 98 कॉन्टेक्ट है जो NO रहता है उसको एक इंडिकेशन के साथ लगा दिया। यदि मेरा रिले ट्रिप होगा तो ये NC हो जाएगा और ये इंडिकेशन जल जाएगा, मीन्स कि मेरी मोटर ट्रिप हो गई है, ये ऐसा बता देगा। तो ये एक शॉर्ट से वे में आपको मैंने एक ड्यूअल सर्किट समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों अपन ने देखा कि रिले का जो एम्पियर सेटिंग है वो तो अपन उस डायल से कर लेते हैं, बट ये कितनी देर में ट्रिप होता है, कितनी देर में ट्रिप होता है उसके लिए जो कर्व अपन फॉलो करते हैं वो इन्वर्स टाइप का कर्व होता है। मीन्स कि मेरा जितना करंट बढ़ेगा उतना उतना जितने टाइम्स करंट बढ़ेगा उतना ही मेरे को टाइम कम लगेगा। तो एक अपना IC जो स्टैंडर्ड है 60947-4-1, ये अपन को बताता है कि ये जो मेरा ट्रिपिंग टाइम है वो मैक्सिमम कितना रहना चाहिए इफ माय करंट गोज बियॉन्ड 7.2 टाइम्स। ये 6 यहाँ पे दोस्तों गलत है, मतलब मेरा करंट यदि 720% से ज़्यादा जाता है मोटर का तो मेरा जो क्लास 5 रिले है
क्लास 5 रिले 5 सेकंड से कम टाइम में ट्रिप हो जाना चाहिए। इफ क्लास 10 रिले है तो मेरा 10 सेकंड के टाइम में ट्रिप हो जाना चाहिए इफ माई करंट गोज बियॉन्ड 7.2 टाइम्स ऑफ FLC। तो दोस्तों जहाँ क्लास 5 रिले वहाँ काम में लेते हैं जहाँ पे मेरा फास्ट ट्रिपिंग चाहिए होता है। क्लास 10 रिले वहाँ काम में लेते हैं जहाँ पे लो थर्मल कैपेसिटी वाले इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे मेरा सबमर्सिबल पंप्स है। और वहाँ पे क्लास 20 जनरल लोड्स के लिए, जितने भी लोड्स है जनरली अपन क्लास 20 लेते हैं, मीन्स की 20 सेकंड में यदि मेरा करंट ट्रिप हो जाएगा रिले इफ माई करंट गोज बियॉन्ड 7.2 टाइम्स ऑफ द फुल लोड करंट। तो क्लास 30 वाला जो रिले है दोस्तों वो वहाँ काम लेते हैं जहाँ पे मेरा हाई इनर्शिया के इक्विपमेंट्स हो, जहाँ में फ्लाई व्हील्स हैं वहाँ है। तो दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखने की, यदि मेरा करंट मेरे फुल लोड का 1.05 टाइम्स है तो मेरा ये OLR है वो ट्रिप नहीं होगा। और यदि मेरा करंट 1.2 टाइम्स जाता है तो अराउंड ये 2 आवर्स में ट्रिप करता है। ये मेरा IEC 60947-4-1 ये कंफर्म करता है कि ऐसा होना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों।